नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका। पिछली कड़ियों में हमने जाना कि कैसे सालवती और उस रहस्यमयी अपराधी का जीवन एक दूसरे से उलझ गया है। प्रसाद जी की लेखनी का जादू, मानवीय भावनाओं की गहराई, प्रेम और त्याग का अनूठा संगम, यह सब लेकर आ रहे हैं आज सालवती के भाग 4 में, जहां कहानी एक नया मोड़ लेगी और सालवती की उलझनें और गहरी होंगी। तो आइए चलते हैं उस भावुक दुनिया में। सुनिए शालवती का अगला भाग। शालवती, वैशाली की अप्सरा शालवती अपने विभव और सौंदर्य में अद्वितीय थी। उसके प्रमुख उपासक थे वैशाली के सेनापति मणिधर। संपत्ति का स्रोत उस सौंदर्य सरोवर में आकर भर रहा था। वहां अनेक कुलपुत्र आए, नहीं आया तो एक अभय कुमार, और शालवती का मान जैसे अभय कुमार को पदावनत किए बिना कुचला जा रहा था। वह उस दिन की एकावली पर आज अपना पूरा अधिकार समझती थी, किंतु वह अब कहां मिलने की। उसका हृदय तीव्र भावों से भर गया था। आज वह चिंता मग्न थी। मगध का युद्ध वैशाली में भयानक समाचार भेज रहा था। मगध की पूर्ण विजय के साथ यह भी समाचार मिला कि सेनापति मणिधर उस युद्ध में मारे गए। वैशाली में रोष और उत्साह छा गया। नई सेना का संचालन करने के लिए आज संस्थागार में चुनाव होने वाला है। नगर की मुख्य महिलाएं, कुमारियां उस सेनापति का अभिनंदन करने के लिए पुष्प रथों पर चढ़कर जा रही हैं। उसे भी जाना चाहिए। क्या मणिधर के लिए दुखी होना मानसिक परतंत्रता का चिन्ह है जिसे वह कभी स्वीकार न करेगी? वह भी उठी। आज उसके श्रृंगार का क्या कहना, जिसके अभिमान पर वह जी रही थी, वही उसका सौंदर्य कितने आदर और प्रदर्शन की वस्तु है। उसे सब प्रकार से सजाकर मड़ियों की झिलमिल में पुष्पों से सजे हुए रथ पर चढ़कर शालवती संस्थागार की ओर चली। कुछ मनचले नव युवकों का जयघोष विरोध के स्वर में लुप्त हो गया। वह पीली पड़ गई। साधारण नागरिकों ने चिल्लाकर कहा, इसी के संसर्ग दोष से सेनापति मणिधर की पराजय हुई। एक ने कहा, यह मणिधर की काल भुजंगिनी है। दूसरे ने कहा, यह वैशाली का अभिशाप है। तीसरे ने कहा, यह विचार स्वातंत्र्य के समुद्र का हलाहल है। सालवती ने सारथी से कहा, रथ फेर दो, किंतु दूसरी ओर से अपार जनसमूह आ रहा था। बाध्य होकर सालवती को राजपथ में एक ओर रुकना पड़ा। तुर्यनाद समीप आ रहा था। सैनिकों के शिरस्त्राण और भाले चमकने लगे। भालों के फलक उन्नत थे और उससे भी उन्नत थे उन वीरों के मस्तक जो स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए प्राण देने जा रहे थे। उस वीर वाहिनी में सिंधु देश के शुभ्र अश्वराज पर अभय कुमार आरूढ़ था। उसके मस्तक पर सेनापति का स्वर्ण पट सुशोभित था। दाहिनी भुजा उठी हुई थी, जिसमें नग्न खंग सारी जनता को अभिवादन कर रहा था और वीरों को रण निमंत्रण दे रही थी उसके मुख पर की सहज मुस्कान। फूलों की वर्षा हो रही थी। वज्जियों की जय के रणनाद से वायुमंडल गूंज रहा था। उस वीर श्री को देखने, उसका आदर करने के लिए कौन नहीं उत्सुक था। सालवती भी अपने रथ पर खड़ी हो गई थी। उसने भी एक सूर्यचित माला लक्ष्य साध कर फेंकी और वह उसके खंग से जाकर लिपट गई। जनता तो भावोन्माद की अनुचरी है। सैकड़ों कंठों से साधु की ध्वनि निकली। अभय ने माला फेंकने वाली को देखा। दोनों के नेत्र मिले। शालवती की आंखें नीची हो रही और अभय तंद्रालस जैसा हो गया, निश्चेष्ट। उसकी तंद्रा तब टूटी जब नवीन अश्वारोहियों का दल चतुष्पथ पर उसके स्वागत पर वीर गर्जन कर उठा। अभय कुमार ने देखा, वे 8 दार्शनिक कुलपुत्र एक एक गुल्म के नायक हैं। उसका मन उत्साह से भर उठा। उसने क्षण भर में निश्चित किया कि जिस देश के दार्शनिक भी अस्त्र ग्रहण कर सकते हैं, वह पराजित नहीं होगा। अभय कुमार ने उच्च कंठ से कहा, कुलपुत्रों की जय। सेनापति अभय कुमार की जय। कुलपुत्रों ने प्रत्युत्तर दिया, वज्जियों की जय। जनता ने जयनाद किया।
वीर सेना युद्ध क्षेत्र की ओर चली और शाल्वती दीन मलिन अपने उपवन को लौटी। उसने सब श्रृंगार उतार कर फेंक दिया। आज वह सबसे अधिक तिरस्कृत थी। वह धरणी में लौटने लगी। वसुधा पर सुकुमार यौवन लता सी वह जैसे निरावलंब पड़ी थी। आज जैसे उसने यह अनुभव किया कि नारी का अभिमान अकिंचन है। वह मुग्धा विलासिनी अभी अभी संसार के सामने अपने अस्तित्व को मिथ्या माया सारहीन समझकर आई थी। वह अपने सुवासित अलकों को बिखरा कर उसी में अपना मुंह छिपाए पड़ी थी। नीला उसकी मुहलंगी दासी थी और वह वास्तव में शाल्वती को प्यार करती थी। उसने पास बैठकर धीरे धीरे उसके बालों को हटाया, आंसू पोंछे, गोद में सिर रख लिया। शाल्वती ने प्रलय भरी आंखों से उसकी ओर देखा। नीला ने मधुर स्वर से कहा, स्वामिनी, यह शोक क्यों? शाल्वती चुप रही। स्वामिनी, शैया पर चलो, इससे तो और भी कष्ट बढ़ने की संभावना है। कष्ट? नीले, मुझे सुख ही कब मिला था? किंतु आपके शरीर के भीतर एक अन्य प्राणी की जो सृष्टि हो रही है, उसे तो संभालना ही होगा। शाल्वती जैसे नक्षत्र की तरह आकाश से गिर पड़ी। उसने कहा, कहती क्या है? नीला हंसकर बोली, स्वामिनी, अभी आपको अनुभव नहीं है। मैं जानती हूं यह मेरा मिथ्या प्रलोभन नहीं। शाल्वती सब तरह से लुट गई। नीला ने उसे सैया पर लिटा दिया। उसने कहा, नीले, आज से मेरे सामने कोई न आवे। मैं किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहती, बस केवल तुम मेरे पास बनी रहो। सुकोमल सैया पर शाल्वती ने करवट ली। सहसा उसके सामने मणिधर का वह पत्र आया जिसे उसने रण क्षेत्र से भेजा था। उसने उठाकर पढ़ना आरंभ किया। वैशाली की सौंदर्य लक्ष्मी। वह रुक गई, सोचने लगी, मणिधर कितना मिथ्यावादी था। उसने एक कल्पित सत्य को साकार बना दिया। वैशाली में जो कभी न था, उसने मुझे वही रूपा जीवा बनाकर क्या राष्ट्र का अनिष्ट नहीं किया? अवश्य। देखो, आगे लिखता है, मेरा मन युद्ध में नहीं लगता है। लगता कैसे? रूप ज्वाला के शलभ, तुझे तो जल मरना था, तो उसे अपराध का दंड मिला, और मैं स्वतंत्रता के नाम पर जो भ्रम का सृजन कर रही थी, उसका क्या हुआ? मैं शालवन की विहंगिनी, आज मेरा सौंदर्य कहाँ है? और फिर प्रसव के बाद क्या होगा? वह रोती रही। शाल्वती के जीवन में रुदन का राज्य था। जितना ही वह अपनी स्वतंत्रता पर पहले सहसा प्रसन्न हो रही थी, उतना ही उस मानिनी का जीवन दुखपूर्ण हो गया। वह गर्भवती थी, उपवन से बाहर न निकलती थी और ना तो कोई भीतर आने पाता। शाल्वती ने अपने को बंदी बना लिया। कई महीने बीत गए, फिर से मधुमास आया, पर शाल्वती का वसंत जैसे सदा के लिए चला गया था। उसने उपवन की प्राचीर में से सुना, जैसे कोई तुर्यनाद के साथ पुकार रहा है, वज्जियों की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अनंग पूजा। आगे वह कुछ न सुन सकी। वह रोष से मूर्छित थी। विषाद से उसकी प्रसव पीड़ा भयानक हो रही थी। नीला ने उपचार किया। वैद्य के प्रयत्न से उसी रात्रि में शाल्वती को एक सुंदर सी संतान हुई। शाल्वती ने अपने यौवन वन के कुठार को देखा। द्वंद से वह तड़पने लगी। मोह को मान ने पराजित किया। उसने कोमल फूलों की टोकरी में अच्छे वस्त्रों में लपेटकर उस सुकुमार शिशु को एक ओर गोधूली की शीतल छाया में रखवा दिया। वैद्य का मुंह सोने से बंद कर दिया। उसी दिन शाल्वती अपने सुविशाल भवन में लौट आई और उसी दिन अभय कुमार विजयी होकर अपने पथ से लौट रहा था। तब उसे एक सुंदर शिशु मिला। अभय उसे अपने साथ ले आया। प्रतियोगिता का दिन था। शाल्वती का सौंदर्य दर्प जागरूक हो गया था। उसने द्राक्षासव का घूंट लेकर मुकुर में अपनी प्रतिछाया देखी। उसको जैसे अकारण संदेह हुआ कि उसकी फूलों की ऋतु बीत चली है। वह अपमान से भयभीत होकर बैठ रही। वैशाली विजय का उत्सव मना रही थी। उधर बसंत का समारोह था।
शालवती को सब लोग भूल गए और अभय कुमार, वह कदाचित नहीं भूला। कुछ कुछ क्रोध से, कुछ विषाद से और कुछ स्नेह से। संस्थागार में चुनाव की भीड़ थी। उसमें जो सुंदरी चुनी गई वह निर्विवाद नहीं चुनी जा सकी। अभय कुमार ने विरोध किया। आठों कुल पुत्रों ने उसका साथ देते हुए कहा, जो अनुपम सौंदर्य नहीं, उसे वेश्या बनाना सौंदर्य बोध का अपमान करना है। किंतु बहुमत का शासन, चुनाव हो ही गया। वैशाली को अब वेश्याओं की अधिक आवश्यकता थी। शालवती ने सब समाचार अपनी सैया पर लेटे लेटे सुना। वह हंस पड़ी। उसने नीला से कहा, नीले, मेरे स्वर्ण भंडार में कमी तो नहीं है? नहीं स्वामिनी, इसका ध्यान रखना, मुझे आर्थिक परतंत्रता न भोगनी पड़े, इसकी संभावना नहीं, आप निश्चिंत रहें। किंतु सालवती, हाँ, वह स्वतंत्र थी, एक कंगाल की तरह, जिसके पास कोई अधिकार, नियंत्रण अपने पर भी नहीं, दूसरे पर भी नहीं। ऐसे 8 वसंत बीत गए। अभी आप जयशंकर प्रसाद की कहानी शालवती की चौथी कड़ी सुन रहे थे। फिर मिलते हैं 5वीं कड़ी के साथ। धन्यवाद।